नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अक्सर जीवन में जब विपत्ति या संकट आता है तो एक साथ आता है। व्यक्ति खुद को समस्याओं में घिरा हुआ महसूस करता है और उसको अक्सर ऐसा लगता है कि शायद वो इससे निकल नहीं पाएगा। हमारे स्वास्थ्य के साथ भी कई मायनों में ऐसा ही होता है। जब एक छोटी सी समस्या लक्षण बनकर सामने आती है और उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है और व्यक्ति को ये लगे कि शायद छोटी मोटी या मामूली समस्या है, लेकिन वो लक्षण हो सकती है और एक इशारा दे सकती है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और आगे आने वाले समय में कई समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। आज हम ऐसी ही समस्या की बात करेंगे जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। कितना बड़ा खतरा है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और किस तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, ये समझेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है और किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक जटिल स्वास्थ्य समस्या है जो कई मायनों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कई तरह की समस्याओं का एक साथ होना, जिससे बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। आजकल की अनियंत्रित जीवन शैली से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसी ही समस्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिससे आपको भविष्य में मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से उच्च रक्तचाप, रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होना, कमर के आसपास चर्बी जमा हो जाना और असामान्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर शामिल हैं। जब इस प्रकार की तीन स्थितियां एक साथ मिल जाती हैं, उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़े अधिकांश विकारों में संकेत या लक्षण नहीं होते। एक संकेत जो दिखाई देता है वो है कमर का बढ़ा हुआ घेरा। यदि आपको रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक नजर आ रही है तो आप मधुमेह रोग के शिकार हो सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने पर जीवन शैली में बदलाव करने से इससे होने वाली जटिलताओं से बचा जा सकता है। तो जानिए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण क्या है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाव कैसे किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जब संकट या विपत्ति के लिए पहले से तैयारी की जाए तो उससे निपटना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और स्वास्थ्य ठीक है, तो अगर आने वाले समय में कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो हमारी जो शरीर है या हमारी जो बॉडी है उससे बेहतर तरीके से उसका सामना कर सकती है, उसे हरा सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या स्थिति है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी जटिलताएं उत्पन्न कर सकती है, विशेषज्ञों से समझते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह से आप इस समस्या से बच सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील एम रहेजा, फॉर्मर DGHS सीनियर फिजिशियन जीबी पंत हॉस्पिटल, फॉर्मर MS जीबी पंत हॉस्पिटल, और हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल हैं खास तौर पर बच्चों के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है वो बेहद अहम है सभी के लिए, क्योंकि वो लोग जिन्हें मोटापा है, साथ में उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी कोई समस्या है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की चपेट में हो सकते हैं। क्या खतरे हो सकते हैं इसके और बचाव कैसे किया जाए, इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे टोटल हेल्थ के डिस्कशन में। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय टीवी की आवाज कम रखिए, संक्षिप्त सवाल पूछिए और फोन मोबाइल से न कीजिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnews.totalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। डॉक्टर रहेजा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, स्वास्थ्य की बात आती है, स्वास्थ्य की चिंता की बात आती है, कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जिक्र आता है? कितना बड़ा खतरा, कितनी जटिलता है स्वास्थ्य के लिए? मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ साइन और मेटाबॉलिक चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़।
तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर आपका 135/85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा है। दूसरा हम कहते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस जिसमें कि ट्रंकल ओबेसिटी, यानी कि कमर, जैसे आपने बताया उसमें जी। कमर का जो घेरा है वो अगर फीमेल्स में 88 सेंटीमीटर से अधिक है या मेंस में 100 सेंटीमीटर से अधिक है, तो हम इसको कहते हैं ट्रंकल ओबेसिटी, यानी पियर शेप्ड बेली और पॉट बेली, जिसको हम कहते हैं तोंद का निकल आना। आपका वेट बेशक नॉर्मल है, लेकिन आपका अगर पेट बाहर निकला हुआ है तो आप ट्रंकल ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए हम वेस्टिफ रेशो भी लेते हैं। इसके अलावा आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 100 मिलीग्राम पर DL से अधिक है, दैट इज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, या आपका जो HDL जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, मेंस में 40 मिलीग्राम पर DL से कम है और फीमेल्स में 50 मिलीग्राम पर DL से कम है, या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मिलीग्राम पर DL से अधिक हैं, तो यदि इनमें से हम देखते हैं कि और इम्पेयर्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है आपका, तो हम अगर इसमें 3 चीजें हैं तो हम इस पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में लेते हैं। और इसकी वजह मेनली वही है कि हमारा अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, खान पान का ध्यान नहीं रख रहे, हम मोटे हो गए हैं, और इसके अलावा एज के साथ भी मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है इसके चांसेस अधिक होते हैं, और कुछ एक जैसे अनुवांशिक जिसको कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, इसका भी इसमें 10-20% तक रोल है। लेकिन प्राइमरली हम बताना चाहेंगे कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर प्रीडोमिनेंटली बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, हमारा जो लाइफस्टाइल कैसा है जी। तो कई सारे कारक हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई कि अगर आप पतले हैं लेकिन आपकी कमर का घेरा या तोंद निकली हुई है, तब भी आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी आपको खतरा हो सकता है। और दूसरी बात, बहुत सारे कारक हैं जो इसके खतरे को बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारक ऐसे हैं जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, बच्चे, अगर बच्चों की बात की जाए तो अक्सर जो थोड़े मोटे बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है खाते पीते घर के बच्चे हैं, चबी माना जाता है, हेल्दी माना जाता है। बच्चों के लिए मोटापा, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले समय के लिए, जटिलताएं कितनी हो सकती हैं? तो बच्चों में अगर हम देखें तो जो ये मोटापे की समस्या है इसके लिए बच्चा किसी हद तक, सिर्फ बच्चा तो जिम्मेदार होता ही नहीं, ये आमतौर पर एक परिवार की प्रॉब्लम होती है। और अगर हम सिर्फ बच्चे को कोशिश करें समझाने की या बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो आमतौर पर काम करता नहीं है। तो ये फैमिली की प्रॉब्लम है बजाय कि एक बच्चे की प्रॉब्लम है। अब अगर हम देखें कि ये क्यों होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के जेनेटिक या अनुवांशिक फैक्टर्स भी हैं, उसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, पर प्रेडोमिनेंटली एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। अगर आप देखें कि आज का डेटा अगर देखें तो जैसे यूएस में 1/3 बच्चे, इवन एडल्ट्स जो हैं वो ओबीज कैटेगरी में आते हैं, जो नेक्स्ट 1/3 हैं वो ओवरवेट वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो वक्त के साथ जो हमारे को आसानी से खाना हर जगह अवेलेबल है, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं, हम उतनी ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना हम इतना चल पाते हैं, मशीनों ने जितनी हमारी मदद की है, चाहे वो कार्स हों, चाहे लिफ्ट्स हों, चाहे एलिवेटर्स हों, वो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे अंदर उसकी वजह से आ रही हैं। अब कुछ बच्चे हैं जिनमें सिर्फ ये मोटापे पे बात रुकती नहीं है, उसके आगे जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, उसका मोटा सा मतलब ये है कि अगर उसके अंदर उसके साथ बीपी भी बढ़ने लग जाए, अगर उसके साथ शुगर भी आने लग जाए, उसके साथ आपका लिपिड प्रोफाइल भी चेंज होने लग जाए, तो हम कहते हैं कि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो इसमें एडिशनली आ गया है। अगर ये आ जाए तो फिर आपके जो रिस्क्स होते हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक के, वो रिस्क बढ़ जाते हैं। बट वापस अगर आकर के देखें तो सारी की सारी जो चीज़ जो एक जगह से शुरू हो रही है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, तो सिर्फ डाइट नहीं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्टिविटी और खाना दोनों को एक सम्मिलित, एक बैलेंस तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो आप इसको अच्छे से आप हैंडल भी कर पाएंगे। जी, और कैसे किया जा सकता है इस पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आने लगे हैं। डॉक्टर जो सुमन जी हैं, उनका ईमेल है, वो ये कह रही हैं कि उनका वजन है 78 किलोज, उनकी एज है 17 वर्ष। तो वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन हो सकता है, उनसे एक्सरसाइज नहीं होती है, क्या कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन हो सकता है अपना मोटापा कम करने का? क्योंकि जिस तरह के डिस्कशन चल रहा है और समस्याएं बताई जा रही हैं वो थोड़ी सी चिंतित हैं। जानना चाह रही हैं कि क्या डाइटिंग करना या बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने जैसे ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए।
इन्होंने अपना हाइट नहीं बताया, क्योंकि हम जब ओबेसिटी या मोटापे का डेफिनेशन जो है वो हम बॉडी मास इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं। 5'3" इन्होंने अपनी हाइट 5'3", यानी कि इनका 157 सेंटीमीटर के आसपास है हाइट। तो इनका अगर आप देखें, हम इसको कैलकुलेट करेंगे वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड है 18.5 to 23 आपका बॉडी मास इंडेक्स या BMI जिसको कहते हैं वो नॉर्मल है। 23 से अधिक अगर है तो हम ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, और अगर 25 से अधिक है तो हम ओबीज की या मोटापे की तरफ चले जाते हैं। हालांकि इंटरनेशनली जो इसका कट ऑफ फिगर है जी अप टू 25 माना गया है। यस, आप नॉर्मल हैं। 25 to 30 आप ओवरवेट में आते हैं, 30 एंड अबव आप ओबीज कैटेगरी या मोटापे की कैटेगरी में जाते हैं जी। तो जैसा ये बता रहे हैं, इनका 5 फुट 3 इंच हाइट है, 150। और दूसरा जो आसान तरीका है कि आप हाइट इन सेंटीमीटर लेके उसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट एन अप्रोक्सीमेट वेट। जैसे इनका 157 है सेंटीमीटर, तो इनका वेट अराउंड 56 किलो के आसपास होना चाहिए, आसान तौर पर अगर देखा जाए। हाँ जी। और दूसरी चीज के लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए, मतलब वो थोड़ा तो क्या इन्हें ये जानना चाह रहे हैं कि आपको अप्रोक्सीमेटली 20 kg वेट ज्यादा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई फास्ट फिक्सिंग सोल्यूशन नहीं है मोटापा कम करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्रैश डाइटिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। क्रैश डाइटिंग करने से हमारे शरीर में नुकसान होगा। तो आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है कि जैसे आप 3500 कैलोरीज के ऊपर अगर आप कट करते हैं तो आपका आधा किलो वजन कम होगा। तो आपको ये देखना है कि आप कितनी कैलोरीज ले रही हैं और कितनी खर्च रही हैं। इट इज लाइक ए सिंपल बैंक अकाउंट, कितना पैसा डाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं। तो यदि आप 7000 प्लस कैलोरीज ले लेते हैं तो आपका 1 किलो वजन बढ़ जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको कैलोरीज इनटेक कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाना है, जिसमें कि आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांसिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, या आप कुछ स्पोर्ट्स को भी अगर आप एंजॉय करते हैं तो वो कर सकते हैं, या अगेंस्ट रेजिस्टेंस अब वो कहते हैं वो करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सूर्य नमस्कार, डीप ब्रीदिंग, इन सब से हमारा वेट कम होता है। दूसरा, खाने पीने में आप फैट की मात्रा कम कर दीजिए, फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए। जितने भी वाइट्स हैं, जिसमें कि वाइट शुगर आपको कट करना है, आपको मैदा, वाइट फ्लोर उसको कम करना है, सफ़ेद नमक को भी कम करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो नमक है अपने आप में एक हाई ब्लड प्रेशर की तरफ आपको ले जाता है जी। तो आपको ये देखना है कि आप जो आप आजकल एक हम कहते हैं स्मार्ट प्लेट कॉन्सेप्ट है, एक आप अपने खाने की थाली का साइज छोटा कर दीजिए, उसमें आधे प्लेट में आपको सैलेड्स और फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, जिसमें कि स्प्राउटेड दाल, चना, साबुत राजमा, ऐसी चीज़ें लेनी है। सैलेड, खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, ये सब लेना है, और सलाद के पत्ते जो आपको अच्छे लगते हैं, उसमें नींबू मसाला भी डाल सकते हैं। उसके 1 क्वार्टर में आपने प्रोटीन वाली चीज़ लेनी है, जिसमें कि चना, दाल, पनीर, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट या हम कहते हैं कि फिश एंड वाइट मीट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। और जो बाकी जो 1 क्वार्टर है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड उसको लीजिए। तो आपको ये देखना है कि आपको रिफाइंड शुगर, मैं तो कहता हूँ कि जो व्हाइट कार्बोहाइड्रेट है मैदा, ये भी एक रिफाइंड शुगर है, जिसमें कि बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं, आपके जितने बिस्कुट हैं, रस हैं, और समझने की बात है जितने भी फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब मैदे और हाई कैलोरी डेंस हैं, फैट से भरे हुए हैं, चाउमीन। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसलिए ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ा। यदि आप देखें 1980 के मुकाबले अभी ये ऑलमोस्ट इसके पेशेंट्स इंडिया के अंदर ही 4 गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि हम पहले पूड़ी पकोड़े, समोसे, तेल वाले अचार ये तो खाते ही थे, उसके साथ हमने जो फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया, तो इसलिए, और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई आधुनिक जीवन शैली तो जंक फूड नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि जंक उसका नाम इसीलिए रखा गया है कि कैलोरीज ज्यादा होती हैं, लेकिन फॉल्स कैलोरीज होती हैं। आपको पौष्टिक खाना खाना है, संतुलित भोजन लेना है, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, कौन से वो लक्षण माता पिता बच्चों में देखें, मार्कर्स बताना चाहेंगे जब ये समझ जाएं कि समस्या बढ़ रही है या बढ़ सकती है, और एक विशेषज्ञ की सलाह अनुसार आगे किस तरह से बच्चे का वेट बैलेंस किया जाए, क्या एक्टिविटीज करवाई जाए, उस पर ध्यान देना शुरू किया जाए? तो जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, हम उससे अलग चलते हैं, बच्चों की बात करते हैं। तो बच्चों में अगर हम कहें ना कि सिर्फ अगर मोटापा है और फैमिली में, पेरेंट्स में भी मोटापा है, तो 2 चीज़ें होती है जो हमें बताती हैं कि ये कोई जेनेटिक सिंड्रोम या कोई इस तरह की दिक्कतें आने के चांस कम है, और ये सिर्फ खाने पीने की आदत की वजह से है। पहला,
अगर बच्चे की हाइट कम है तो ये एक इंडिकेटर है कि ये सिर्फ खाने पीने से लेना देना नहीं है, कुछ और गड़बड़ है और किसी डॉक्टर को दिखाने की, विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत पड़ेगी जी। तीसरा, अगर आपको लगे कि वजन एकदम से बढ़ गया है तो एक रैपिडली बढ़ता हुआ वजन या एक कम हाइट, ये दो ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टिगेट या हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है, क्योंकि आमतौर पे जो अगर खाने की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हाइट कम नहीं होती, वजन हाइट वगैरह थोड़ी ठीक होती है बच्चे की। तो ये दो इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि अब आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी है, या तो बच्चे की हाइट जरूरत से कम है या रैपिडली वेट गेन हो गया। अब बच्चों के अंदर, अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो वजन कम करने वाली चीज होती है, हम लोग यूजुअली बच्चों की ना बढ़ती बोन्स होती हैं, उस टाइम पर हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि उसका वजन कम किया जाए। तो अगर कोई बच्चा ओवरवेट या ओबीज होता है तो हम ये सलाह नहीं देंगे कि उसका वजन कम किया जाए, हम ये सलाह देंगे कि लाइफस्टाइल चेंजेस बनाए जाएं ताकि उसके जो बढ़ने की स्पीड है पहले उसको पकड़ा जाए। एक बार अगर उसकी बढ़ने की स्पीड कम हो जाए तो हम उसकी बढ़ने की स्पीड को रोकेंगे, क्योंकि 2-1 साल में जैसे जैसे बच्चा अपनी एज बढ़ेगी वो वेट भी उसके लिए अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो पीडियाट्रिक्स में हम लोग आमतौर पर वजन कम करने की सलाह नहीं देते। इससे भी ऊपर एक चलते हैं, अब हम जैसे बीएमआई की बात करें, वजन की बात करें, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो हर एक एक्स्ट्रा वजन को फैट मान लेता है। तो अगर आप किसी बॉडी बिल्डर का अगर आप बीएमआई कराएंगे तो ज्यादा आएगा, लेकिन वो उसकी फैट नहीं है। तो सिर्फ वजन को मत चेंज करिए, आप हेल्दी लाइफस्टाइल में जाइए। आपके वजन कम होने से पहले आपकी एक्टिविटी से आपका जो मेटाबॉलिक जो है वो सब इंप्रूव हो जाएगा, तो हेल्थ एज सच इंप्रूव हो जाएगी। वजन फॉलो करता है, तो सिर्फ वजन को इतना नहीं देखना ध्यान से, इट हैज टू बी ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल। जी डॉक्टर कमल कुमार सिंगल, एक छोटा सा सवाल, और अगर इस तरह की समस्या चलती है, यानी एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी वजन बढ़ा रहता है, तो क्या कुछ और समस्याओं का खतरा हो सकता है उस एडोलेसेंट को या किशोर को? तो अगर वजन बहुत ज़्यादा हो तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर हम कहें कि मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो कुछ बच्चों को सोते हुए खराटे आना, उसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस होना, ये बहुत वो हो जाता है। और अगर उसकी वजह से उसकी नींद खराब हो रही है तो अगले दिन उसकी स्कूल में नींद ज़्यादा स्कूल में आएगी, वो उतनी अच्छी लर्निंग नहीं कर पाता। दूसरा होता है कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपको शुगर की दिक्कतें, हाइपरटेंशन की दिक्कतें या उच्च रक्तचाप की दिक्कतें, ये सारी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर वज़न ज़्यादा है तो कुछ खास तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, वो इस एज ग्रुप में ज़्यादा होते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं इसका मानसिक असर बहुत पड़ता है, तो कुछ बच्चों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाकी बच्चों के साथ खेल ना पाना, अपने आप में बंद रहना, अब ये सब चीजें जो हैं इट कैन अफेक्ट फिजिकल एज वेल एज द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। जी, और खास तौर पर किशोरियों में अपने लुक्स को लेकर जो है बहुत ज्यादा हीन भावना भी आ जाती है कि अच्छे नहीं दिखते हैं, तो वो सारी चीजें भी इसके साथ जुड़ी रहती हैं। डॉक्टर सुनील एम रहेजा, अगर बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में लेकर आ गए, डायग्नोसिस हो गया कि व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, किस तरह के चेक्स रेगुलर तौर पर करवाने होंगे, और इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए, इसका प्रबंधन करने के लिए आपने डाइट की बात की है, एक्सरसाइज की बात की है, उसके अलावा और कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका चेक रखना बहुत जरूरी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो चेंजेस हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं जी। तो जैसे हमने देखा कि जो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं, हम जेनेटिकली प्रोन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। तो एक तो हमें ये देखना है कि स्ट्रेटिफिकेशन करना है, यदि आपकी फैमिली में किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, तो आपको भी अपना चेकअप रेगुलर कराना है। ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा जल्दी चेकअप करा लेना चाहिए। एक बार हम कहते हैं कि 40 इयर्स एंड अबव तो सभी को एक बार अपना कंप्लीट फिजिकल चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आपका लिपिड प्रोफाइल जो हम कहते हैं HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, ये सारी जांच होनी चाहिए। लेकिन यदि आपके फैमिली के अंदर आप हाई रिस्क में आते हैं, आपकी फैमिली के अंदर पेरेंट्स में, भाइयों में या ब्लड रिलेशंस में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, ये सारी समस्याएं यदि हैं, डिसलिपिडीमिया जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, HDL का कम होना, तो आपको चाहिए कि अपना आप 25 की एज में भी एक प्रिलिमिनरी चेकअप कर देना चाहिए। बल्कि अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्कूलों में ये चेकअप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर सिंगल मेरे से एग्री करेंगे कि यदि आप जितना जल्दी इस चीज को डायग्नोज कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, उतना जल्दी आप इससे उस व्यक्ति को निजात दे सकते हैं। और आगे जाके यदि आप देखें, जो अभी हमारे जो डेटा दिखा रहे हैं, चौंकाने वाले हैं कि
भारत जो है इंडिया विल बी द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन। तो ये सारी चीजें जो डेटा दिखाती हैं अलग अलग स्टडीज के अंदर, तो हमें चाहिए कि एक हेल्दी राष्ट्र निर्माण के लिए, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। और ये देखा गया है कि जो बच्चों में हैबिट आती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। नॉर्मली अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या कोई खास चेकअप करवाने की जरूरत है अगर किसी व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मोटापा है, उसके साथ समस्याएं आ रही हैं, कितने समय में कौन कौन सी जांच जरूर करवा लेनी? हाँ, जरूरी है कि आप अपना ब्लड शुगर चेक करवाइए, फास्टिंग, जो कि अगर 100 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा है तो आप एक प्री डायबिटिक ग्रुप में आते हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, यदि आपका ब्लड प्रेशर 130/85 मिलीमीटर मर्क्यूरी से अधिक आता है तो आप फिर उस कैटेगरी में आ जाएंगे। और इंसुलिन फास्टिंग लेवल, जो हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए चेक करते हैं हम, और इसके अलावा एक डिटेल्ड लिपिड प्रोफाइल जिसमें कि हम HDL जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो हमें 40 से अबव चाहिए मेंस में, तो और जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से नीचे चाहिए, LDL लेस देन 100 चाहिए। तो ये सारी चीजें चेकअप कराते रहना चाहिए समय समय पर। समय में 6 महीने में करवाएं? नहीं, यदि आप 40 साल में कराते हैं, अगर आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, फिर आप 2-2 साल में करा सकते हैं। यदि उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो ऐसे तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, फिर हो सकता है हमें 6 महीने में चेक करना पड़े। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल अधिक है तो नेचुरली हमें आपका HbA1c, थायराइड, बाकी चीजें करानी पड़ेंगी। तो हमें ये सब देखना पड़ेगा कि मतलब यदि सब कुछ नॉर्मल है तो आई विल से कि 2 ईयर इज फेयर एनफ। एंड आफ्टर द एज ऑफ 50 जो है भारत में हाई ब्लड प्रेशर के 50% पेशेंट्स हैं। जी, तो एक बार जांच 40 वर्ष की उम्र से करवा लीजिए। बिल्कुल। एक डॉक्टर राजा, एक कॉलर है, हाँ जी, एक कॉलर है हरियाणा से जिन्होंने फोन किया है, क्या जानना चाहती हैं आप, बताएं अपना सवाल। हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, मेरे बेटे की उम्र जैसे 21 साल है और हाइट रुक गई थी उसकी। जी, हाइट भी कम है और मोटापा है। तो हाइट क्या चांस है कुछ खाने पीने में चेंज करने से या? जी, डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, 21 वर्ष की आयु ऑलरेडी हो चुकी है, मोटापा है, क्या हाइट बढ़ने की संभावना, वो पूछ रहे हैं, लेकिन मोटापा कम करने के लिए भी आप कुछ टिप्स अगर बता पाएं। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ पॉइंटर्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ खाने पीने से ये बात नहीं सेटल होगी। अगर हाइट कम है, अब ये जो हाइट कम है ना, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है कि माँ बाप की हाइट कितनी है और परिवार में बाकी लोगों की हाइट कितनी है। तो अगर उनके आसपास हाइट है तो सिर्फ हाइट से वो बात नहीं बनेगी। दूसरी चीज़ जो आती है कि अगर कोई एकदम से गेन हुआ हो वज़न, अब 21 साल की उम्र में आमतौर पर एक वयस्क की जो जितनी हाइट होती है आमतौर पर वो उतनी अचीव कर लेता है, तो उसके बाद हम लोग उस हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ तक बची वज़न की बात, तो क्योंकि 21 साल है, अब इसके बाद तो हमारे लिए कोई हाइट को बढ़ाने के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन बच्चों में जैसे हम बात करें ना, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े स्पेसिफिक कट ऑफ्स बताए हैं कि 30 BMI के ऊपर ये ओबेसिटी हो जाती है। हमारे बच्चों में एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो वही कट ऑफ एक 10 साल के बच्चे के लिए हो सकता है ओबेसिटी हो, और वही कट ऑफ एक 14 साल के बच्चे के लिए हो सकता है नॉर्मल में आ जाए। तो एक सिंगल कट ऑफ आपको बच्चों के अंदर नहीं मिलेगी। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, बढ़ती बोन्स होती हैं। हमने वजन कम करने की बच्चों में कोशिश नहीं करनी, पर ये 21 साल के हैं, 21 साल में अगर सिर्फ वजन की दिक्कत है तो ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल की हम बात करेंगे, खाना पीना, एक्सरसाइज, इन दोनों को मिला करके। अब छोटे बच्चे होते हैं तो मैं उसमें वो स्क्रीन टाइम और वो भी बोलता, बट जो 21 साल के हैं तो एक विशेषज्ञ से सलाह आप फिर भी जरूर ले लें। समय बहुत ही कम बचा है, छोटे छोटे सवाल और उनके छोटे छोटे जवाब हम चाहेंगे। डॉक्टर रहेजा, एक सामान्य वयस्क के लिए आइडियल वजन कितना होना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि हाइट इन सेंटीमीटर -100 कर लीजिए जी, तो दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट। राइट। डॉक्टर सिंघल, क्या मोटा बच्चा ही स्वस्थ बच्चा माना जाए? बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य जो है वो वजन से अलग होता है। तो जो वजन उसकी हाइट और उसकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए, उसी में वो अपना पोटेंशियल अचीव कर पाएगा, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो। जी, भारतीय जनसंख्या के लिए डॉक्टर रहेजा क्या होना चाहिए BMI का स्तर? BMI भारतीय के लिए लेस देन 23 है, नॉर्मल 18.5 to 23। जी, डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी से अच्छा है बच्चों को वीडियो गेम्स या स्क्रीन टाइम दिया जाए, आसान होता है और बच्चे बैठे रहते हैं।
तो स्क्रीन टाइम जो होती है वो बहुत मुश्किल कर देती है वज़न को कंट्रोल कर पाना, क्योंकि उसमें बच्चा जो खाने का जो स्वाद और खाने का जो एंजॉयमेंट है वो निकल के सब स्क्रीन में रह जाता है। तो 2 साल से कम बच्चे को कोई स्क्रीन टाइम नहीं मिलना चाहिए, 2 साल से बड़े बच्चों को एक दिन में 2 घंटे से कम, और उस टाइम पर शाम के टाइम उसको बाहर खेलने के लिए भेजें रादर देन स्क्रीन पे बैठाएं। जी डॉक्टर रहेजा, क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्या से बचने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए? एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, जिससे कि आपके अंदर ब्लिस हार्मोन रिलीज होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। बी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखिए। सी, अपना कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल करवाते रहिए, नियंत्रण में रखिए। डी, अपने डाइट का, खान पान का ध्यान रखिए। ई, एक्सरसाइज, व्यायाम रेगुलर करिए, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी करते रहिए। और एफ, फॉलो द एडवाइस व्हाट वी हैव गिवन। जी डॉक्टर कमल कुमार सिंगल, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए और खास तौर पर बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए। तो मैं बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के माता पिता के लिए संदेश है, बच्चे को ना बताएं कि उसे क्या खाना है और क्या करना है, बच्चे को करके दिखाइए। बच्चा आपको फॉलो करता है बिना आपके कहे, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेगा तो वो नहीं होगा। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कमल कुमार सिंगल। डॉक्टर सुनील एम रहेजा आपने जानकारी दी है, ये बताया है कि स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है, और स्वस्थ रहने के लिए यानी हेल्थ के लिए कहा जाता है बीइंग हेल्दी इज एज सिंपल एज ABC, लेकिन आज हमारे विशेषज्ञों ने बताया है ABCDEF। इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, अपने स्लीप को कंट्रोल रखते हैं, वजन नियंत्रित रखते हैं, खान पान पर ध्यान देते हैं, अपने लिपिड प्रोफाइल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नियंत्रित रखते हैं, तनाव को दूर रखते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, योग को अपनाते हैं, तो आप भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ रहिए और रोगों को दूर रखने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे एक नए विषय के साथ कल यानी रविवार को। फिलहाल के लिए टोटल हेल्थ में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।